Dear students, today we will discuss about Weber's bureaucratic theory. आज हम मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में आपकी प्रेरणा से मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी विद्यार्थियों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हमारी अंतिम कक्षा के दौरान मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत पर आंशिक परिचर्चा की गई थी। इसे मैं दोबारा मेमोराइज करता हूँ। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत मूल रूप से शास्त्रीय विचारधारा के प्रशासनिक सिद्धांतों का ही एक अभिन्न हिस्सा है। आधुनिक राज्य, जिन्हें वेलफेयर स्टेट अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के नाम से जाना जाता है, इन राज्यों का कार्यप्रणाली, कार्य संरचना और प्रकृति में व्यापक बदलाव आ गया है। मैक्स वेबर ने भी ऐसे राज्य रूपी संगठनों को संचालित करने वाली नौकरशाही की अवधारणा का पहली बार व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप में प्रतिपादन किया है। यही कारण है कि नौकरशाही सिद्धांत को वेबरियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही के संदर्भ में एक भिन्न स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है और वेबर के इस प्रतिमान पर आज भी लगातार रिसर्च अनुसंधान की प्रक्रिया गतिशील है। मैक्स वेबर मूलतः जर्मनी के समाजशास्त्री और दार्शनिक चिंतक थे, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में तथा मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के संदर्भ में कहा है कि नौकरशाही आधुनिक राज्य रूपी संगठन को संचालित करने का मुख्य आधार है। वेबर के अनुसार जहाँ पर भी हमें कलेक्टिव एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का उदय हो जाता है। इसका मतलब है कि सामूहिक क्रियाविधि को आगे बढ़ाने के लिए एक नौकरशाही नुमा संगठन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि मैक्स वेबर और उसके पूर्वगामी प्रशासनिक चिंतकों ने मानव को एक इकोनॉमिक क्रीचर के रूप में माना है। मैक्स वेबर का नौकरशाही के संदर्भ में क्या विचार है, इसके संदर्भ में हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैक्स वेबर की मान्यता है कि यह प्रशासनिक सिद्धांत का अभिन्न हिस्सा है। आप पीपीटी के ऊपर भी ये देख सकते हैं कि वेबेरियन के मूल रूप से नौकरशाही के संदर्भ में क्या विचार हैं। वेबेरियन मॉडल इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। वेबर का जो नौकरशाही प्रतिमान है वह शास्त्रीय प्रशासनिक सिद्धांतों का ही एक अभिन्न हिस्सा है। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी is the German sociologist and philosopher
मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक जर्मन समाजशास्त्री और दार्शनिक चिंतक मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर हैव सिस्टमेटिकली स्टडीड द ब्यूरोक्रेसी और ऑफिशियल सिस्टम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मैक्स वेबर वो पहले प्रशासनिक चिंतक हैं जिनके द्वारा नौकरशाही के संदर्भ में व्यवस्थित अध्ययन किया गया। मैक्स वेबर हैज़ नॉट कंसिडर्ड ब्यूरोक्रेसी एज ए सिनोनिम्स फॉर पब्लिक सर्विस। मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही को लोक सेवा का पर्यायवाची नहीं माना गया है। मैक्स वेबर के इस विचार से हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है कि जिस नौकरशाही के द्वारा आधुनिक राज्य रूपी संगठनों का संचालन किया जाता है, आखिरकार मैक्स वेबर उसे एक पब्लिक सर्विस क्यों नहीं मानता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि पब्लिक सर्विस बेसिकली मास सेंट्राइज्ड होती है। इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि कार्मिकों पर, आम जनता की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो वह एक मानवीय संगठन होता है, वहाँ मानवीय व्यवहार को महत्व दिया जाता है। परंतु मैक्स वेबर का विचार है कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, भले ही वो निजी संगठन हो या सरकारी संगठन, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मुख्य उद्देश्य अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। राज्य भी एक संगठन होता है और इसलिए ब्यूरोक्रेसी का यह उद्देश्य है कि वह राज्य के लिए अधिक से अधिक कार्य करे। वह राज्य के लिए एक इक्विपमेंट है, वह राज्य के लिए एक टूल है, वह मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसीलिए मैक्स वेबर ये भी कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का संगठन, भले ही वह कैसा भी हो, उस संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नौकरशाही की एसेंशियल रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। इसलिए आधुनिक सभी संगठनों में नौकरशाही अपनी उपस्थिति रखती है। इसी के साथ मैक्स वेबर का यह भी चिंतन है कि नौकरशाही एक सामाजिक संगठन होता है। वेबर सेज दैट ब्यूरोक्रेसी इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक प्रशासक, ब्यूरोक्रेट्स और कार्मिक, जो कि राज्य का एक अभिन्न हिस्सा होता है, वह राज्य रूपी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। वह वास्तव में ऐसे कार्मिक प्रशासन के स्वरूप को प्राप्त करने से पहले किसी परिवार, किसी समाज का भी सदस्य होता है। उसके सामाजिक जीवन का, सामाजिक मूल्यों का उसके जीवन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। यद्यपि ऐसे संगठनों में यह आंशिक प्रभावी होता है, परंतु सामाजिक संगठन किसी देश की वास्तविक व्यवस्था को अभिलक्षित करने वाला आधार होता है। आखिरकार एक नौकरशाही रूपी संगठन का उदय क्यों होता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का ये मानना है कि नौकरशाही की अवधारणा अथवा नौकरशाही जो अपने आप में एक संगठन है, इट मीन्स ब्यूरोक्रेसी इज ए ऑर्गेनाइजेशन, वह एक संगठन है। उस संगठन के रूप में अथवा एक अवधारणा के रूप में ब्यूरोक्रेसी के इमर्ज होने के पीछे अथवा ओरिजिन के पीछे मैक्स वेबर ने 4 महत्वपूर्ण आधार माने हैं। The 4 main causes for the origin of bureaucracy, which is following are: number 1 is that emergence and development of capitalist market economy.
पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था अथवा प्रणाली का उदय और विकास होना। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था के उदय होने के कारण और उसका निरंतर विकास होने के कारण उसे ऑपरेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन की के वैक्यूम को भरने के लिए ब्यूरोक्रेसी का उदय हुआ है। नंबर सेकंड इज दैट नेचर एंड एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का स्वभाव या प्रकृति और उसका विस्तार। जैसा कि आपको पता होगा, कार्ल मार्क्स ने जो कहा है कि पूंजीवाद वास्तव में ये श्रमिकों के शोषण पर सर्जित होने वाली और निर्मित होने वाली शोषणकारी प्रणाली है। वर्ग विभाजन से पूर्व राज्य नहीं था और वर्ग विभाजन का अंत होने के पश्चात भी राज्य विलुप्त हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग का विस्तार होने से या पूंजीवाद का विस्तार होने से नौकरशाही की आवश्यकता कैसे पड़ी? पूंजीवाद की प्रकृति इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद से, न्यू इम्पीरियलिज्म आर्थिक उपनिवेशवाद से और इम्पीरियलिज्म उपनिवेशवाद से जुड़ी हुई है। जिन उद्योगों के द्वारा अधिकाधिक प्रोडक्शन किया जाता है, उस प्रोडक्शन को खपाने के लिए, उसको वितरित करने के लिए, उसके लिए बाजार खोजने के लिए पूंजीवाद का बड़े स्तर पर विस्तार होता है और इन गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, परचेज और सेल करने के लिए एक बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होती है और यह मशीनरी ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानी जाती है। नंबर थर्ड इज दैट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने, नौकरशाही की प्रक्रिया ने और तार्कोन्मुखीकरण ने नौकरशाही को उदित किया। जहाँ तक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, वह पूंजीवाद के विस्तार करने का मुख्य आधार है। बड़े बड़े उद्योगों का विस्तार होता है और वो लाभ कमाते हैं। इस डिविडेंड्स के माध्यम से, प्रॉफिट के माध्यम से वो एक्सपेंशन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, पूंजी में अभिवृद्धि होती है और इस पूंजी को और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए, उसका निवेश करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए एक मशीनरी की आवश्यकता होती है जिसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब है नौकरशाही की संख्या में, नौकरशाही की सत्ता में, नौकरशाही की शक्ति में धीरे धीरे अभिवृद्धि होना। इसका मतलब है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मंत्र रहा है कि मिनिमम ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस। इट मीन्स मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। परंतु यहाँ पार्किंसन लॉ अप्लाई होता है। धीरे धीरे जिस तरह से कार्यों में वृद्धि होती है, नौकरशाही में भी वृद्धि होती है। इसलिए कार्यों की अपेक्षा नौकरशाही बढ़ जाती है, नौकरशाही का संख्या बल बढ़ जाता है, तो इसे ही नौकरशाहीकरण कहा जाता है। तीसरी प्रोसेस है रैशनलाइजेशन, तर्कोन्मुखीकरण, जहाँ तार्किकता की बात की जाती है, जहाँ विवेकशीलता की बात की जाती है। तो जैसा आपको पता है, मैक्स वेबर इस बात को सबसे पहले अभिव्यक्त करता है कि ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बिलोंग टू रैशनल एंड लीगल अथॉरिटी। वह तार्किकता और वैधानिक अधिसत्ता से जुड़ा हुआ आधार है। इसका मतलब है कि नौकरशाही के आदेश के पीछे, नौकरशाही की क्रियाविधि के पीछे एक बाध्यकारी अधिसत्ता होती है जिसने धीरे धीरे नौकरशाही में अभिवृद्धि की है। चौथा इसका कारण है डिमांड ऑफ मास डेमोक्रेसी, बड़े स्तर पर जन लोकतंत्र की मांग। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि मॉडर्न स्टेट इज ए बेसिकली वेलफेयर स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट।
आधुनिक राज्यों के द्वारा पालना गृह से लेकर शमशान घाट तक लोगों के लिए छोटे छोटे कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्य प्रणालियों में प्रशासनिक सहभागिता का निर्वहन करने के लिए 20वीं शताब्दी में उदित होने वाली लोकतंत्र की अवधारणा, जो हाल ही के 50 वर्षों में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई है, इस अवधारणा को अपने स्तर पर लागू करने के लिए डेमोक्रेसी की मांग की गई है। और जैसा कि आपको पता है, जब लोकतांत्रिकरण डेमोक्रेटाइजेशन होता है अथवा डेमोक्रेसी को मास लेवल पर स्थापित किया जाता है, तो एक बहुत बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। और इसलिए एक नया संगठन खड़ा होता है, वह मिस्र के पिरामिड के समान विस्तृत होता है और इसकी भूमिका नौकरशाही के द्वारा पूरी की जाती है, जिसे हम नौकरशाही संगठन भी कहते हैं। और मैक्स वेबर भी ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि यह बताया गया है, नौकरशाही 20वीं शताब्दी की अवधारणा है, परंतु वास्तव में एक प्रशासन के रूप में यह मानवीय सभ्यताओं से जुड़ी हुई है। इट इज़ ट्रू दैट द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इमर्ज्ड इन 20th century, but as a form of action it is belong to civilization। यह एक अवधारणा के रूप में भले ही 20वीं शताब्दी में उदित हुई हो, परंतु एक प्रशासनिक क्रिया और क्रिया के रूप में यह मानवीय सभ्यताओं से जुड़ी हुई अवधारणा है। एज ए डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमर्ज है वह अमेरिका में और 19वीं शताब्दी में हुआ है, परंतु जैसा मैंने कई बार आपको बताया है कि ये क्रिया के रूप में तभी इमर्ज होता है जब सोसाइटी का इमर्ज हुआ है। फॉर इंस्टांस चाइना 165 BC, इजिप्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के प्रमाण हैं कि मानवीय सभ्यताओं के साथ ही नौकरशाही जुड़ी हुई थी। यद्यपि अध्ययन और अवधारणा के रूप में अनेक और बहुत सी शताब्दियों के बाद सामने आई है। Although Weber is not clearly mention the meaning of bureaucracy, but sometimes he states it is an administrative body of appointed officials। वास्तविक स्वरूप में मैक्स वेबर के द्वारा स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि संदर्भ में खुद मैक्स वेबर आशंकित था कि वह ब्यूरोक्रेसी को किस एक विशेष टर्म के साथ डिफाइन करे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हैव डिफरेंट मीनिंग। लेकिन फिर भी उसने यह जिक्र किया है कि नौकरशाही का मतलब है नियुक्त किए गए कार्मिकों का एक प्रशासनिक समूह है, एक ऐसा निकाय जिसमें अपॉइंटेड ऑफिसर्स कार्य करते हैं, उसे ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। आगे है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। यद्यपि नौकरशाही की परिभाषाओं के संदर्भ में प्रशासनिक चिंतकों में मैतज्ञ नहीं है। कुछ चिंतकों की मान्यता है कि नौकरशाही नियुक्त कार्मिकों का समूह है। कुछ चिंतकों का विचार है कि नौकरशाही केवल नियुक्त कार्मिक ही नहीं होते हैं। मार्शल ई डिमोक का कहना है कि नौकरशाही का अर्थ होता है स्पेशलाइजेशन, हायरार्किकल सिस्टम और लॉन्ग टाइम कम्युनिकेशन। तो दूसरी तरफ ग्लेडेन का कहना है नौकरशाही का मतलब है ऑफिशियल गवर्नमेंट, कार्यालयों की सरकार। जहाँ तक नौकरशाही शब्द का सवाल है तो वह 18वीं शताब्दी में पहली बार प्रयुक्त हुआ। द टर्म ब्यूरोक्रेसी यूज्ड बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट
जैक्स क्लाउड मैरी विसेंट डी गॉर्नी in 1745 AD as the illness of French economy bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी शब्द पहली बार फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विसेंट डी गॉर्नी के द्वारा 18वीं शताब्दी में अर्थात 1745 ईस्वी में प्रयुक्त किया गया। गॉर्नी ने इसका प्रयोग उस संदर्भ में किया था जब फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था संकट के दौर में थी अथवा असफल हो गई थी, और इस असफलता या संकट का मुख्य कारण ब्यूरोमेनिया बीमारी को माना गया, अर्थात नौकरशाही को एक बीमारी के रूप में अभिव्यक्त किया गया। वी हैव एन इलनेस इन फ्रांस, दिस इलनेस इज कॉल्ड ब्यूरोमेनिया, इट मीन्स ब्यूरोक्रेसी एज ए डिजीज। नौकरशाही को एक बीमारी के रूप में अभिव्यक्त किया गया कि फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था की असफलता का मुख्य कारण नौकरशाही है। देन द इंग्लिश वर्ड ब्यूरोक्रेसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। नंबर वन इज ब्यूरो, which is from French language, and Cretan, which is from Greek language. Bureau plus Cretan, which means official government. इन दोनों शब्दों का सामूहिक शाब्दिक अर्थ है कार्यालयों की सरकार। इसका मतलब है कि जो ऑफिस होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, वहाँ पर जो कार्मिक कार्य करते हैं, उन कार्मिकों का जो समूह है वह नौकरशाही के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इसका मतलब है एक डेस्क होनी चाहिए और पर्सनल होने चाहिए, एक मेज होनी चाहिए और उस मेज पर कार्य करने वाले कर्मचारी, ये दोनों मिलकर अधिकारी तंत्र अथवा नौकरशाही के अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। नाउ अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब हमें इस पर विचार करना होगा कि अधिसत्ता और नौकरशाही में क्या संबंध है। वेबर ने पावर को एज ए अथॉरिटी के रूप में डिफाइन किया है, परंतु यह अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही क्यों जुड़ी हुई है। Weber says that bureaucratic organization holds the rational legal authority. वेबर का ये कहना है कि नौकरशाही नुमा जो संगठन होता है वह एक अधिसत्ता को धारण करता है और उस अधिसत्ता अथवा सत्ता का नाम है तार्किक वैधानिक अधिसत्ता। अकॉर्डिंग टू वेबर 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज दैट कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई सत्ता। यह अधिसत्ता का पहला प्रकार है। यह सत्ता मौलिक रूप से पारिवारिक या सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। इस अधिसत्ता के आदेश के पीछे आज्ञा देने वाले का चमत्कारी व्यक्तित्व होता है, जिसके कारण उसके अनुयायियों के द्वारा आंखें बंद करके आदेश की अनुपालना की जाती है। अनुयायी अपने नेता के पीछे चलते रहते हैं और उसके लिए अपना जीवन भी न्योछावर कर सकते हैं, जैसे कि लोक देवता, धर्म के पैरोकार, विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, जॉर्ज वाशिंगटन, माओ, लेनिन, बिस्मार्क, हिटलर, मुसोलिनी इत्यादि करिश्माई अधिसत्ता के ऐतिहासिक प्रमाण रहे हैं। नंबर 2, परंपरागत अधिसत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। वेबर के अनुसार यह सत्ता का दूसरा प्रकार है जो कि स्वाभाविक रूप से सामंतशाही और पितृशाही पैट्रियार्की सिस्टम से जुड़ा होता है। सत्ता का यह स्वरूप सोशल ट्रेडिशंस में, कस्टम्स में और वर्बल रूल्स में अधिक संख्य दिखाई देता है।
अधीनस्थों के द्वारा बिना बाध्यकारी शक्ति के आदेशों की अनुपालना की जाती है। यह परंपराओं, रीति रिवाजों और अभिसमयों पर आधारित वेदता है। इस अधिसत्ता पर सांस्कृतिक पर्यावरण या परिवेश का, कल्चर एनवायरनमेंट का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बच्चों के द्वारा माता पिता और बड़ों का आदर करना। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान अनेक अच्छाई और बुराई वाली परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज इसी के उदाहरण हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण अधिसत्ता है तार्किक वैधानिक अधिसत्ता। यह सत्ता का तीसरा प्रकार है। कानूनी अधिसत्ता में वेबर के द्वारा एक नया शब्द तार्किकता जोड़ा गया है। अतः अब इस अधिसत्ता को कानूनी और तर्क शक्तिपूर्ण शक्ति कहा जाता है। आदेश देने वाला संविधान अथवा कानून से शक्तियां धारित करता है, उसे ऐसी शक्तियां बुद्धि और तर्क शक्ति के माध्यम से प्राप्त होती हैं। आधुनिक नौकरशाही इसी पर आधारित शक्ति या सत्ता है। इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति जुड़ी होती है। अतः यह अधिसत्ता सबसे महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि अन्य संगठन जो राज्य अथवा नौकरशाही के समानांतर होते हैं वो कम शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिसत्ता का तीसरा स्वरूप नहीं होता है अथवा राज्य या ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण में होता है। इसके आगे मैक्स वेबर ने इस अधिसत्ता के 5 आधार बताए हैं, जिन्हें वेदता की 5 संकल्पनाएं भी कहा जा सकता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन अन्य संगठनों की अपेक्षा भिन्न होता है, क्योंकि उसके पास तार्किक वैधानिक अधिसत्ता होती है, परंतु लोगों के द्वारा इस बौद्धिक तार्किक अधिसत्ता के आदेशों की अनुपालना क्यों की जाती है? इसके पीछे संगठन के सदस्यों की स्वाभाविक सहमति होती है, जिसे वेदता लेजिटिमेसी कहा जाता है। मैक्स वेबर ने कानूनी अधिसत्ता की वेदता के 5 आधार बताए हैं, जिन्हें वेदता की 5 अवधारणाएं अथवा नौकरशाही रूपी संगठन के 5 आधार भी कहा जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, द लीगल कोड। नौकरशाही संगठन के द्वारा एक कानूनी संहिता की स्थापना की जाती है, जिसके आधार पर संगठन के सदस्यों से उसके आदेश की अनुपालना का दावा किया जा सकता है। नंबर 2, अमूर्त नियम, एब्स्ट्रैक्ट लॉज। अमूर्त नियमों की व्यवस्था होती है, जिनको विशेष मामलों में लागू किया जा सकता है और प्रशासन संगठन के हित में ऐसे नियमों की सीमाएं भी निर्धारित कर सकता है। नंबर 3, इम्पर्सनल कमांड। केवल प्राधिकार का उपयोग करने वाली अधिसत्ता या सर्वोच्च सत्ताधारी को भी अवैयक्तिक आदेश की अनुपालना करनी होती है। इसका मतलब है कि न केवल आम जनता और अधीनस्थ, अपितु जो आदेश देता है वह भी अधिसत्ता के अधीन होता है। नंबर 4 इज ओबे ऑफ द लॉ बाय कैपेसिटी। आदेश की अनुपालना क्षमता के अनुसार ही की जा सकती है। इसका मतलब है योग्य सदस्यों के द्वारा ही कानून के आदेश की अनुपालना सदस्य के रूप में की जाती है। और अंत में नंबर 5वां, ओबीडियंस ऑफ कमांड ऑफ चेयर और पोस्ट। आदेश की अनुपालना इसलिए नहीं की जाती है कि कोई व्यक्ति आदेश देता है, अपितु यह उस आदेश की अनुपालना है जिसके कारण वह प्राधिकारी आदेश नुमा स्टेटस परिस्थिति को प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ व्यक्ति के आदेशों की कंप्लायंस नहीं की जाती, अपितु चेयर के आदेशों की अनुपालना की जाती है। इन 5 वेदता के संकल्पनाओं के आधार पर
मैक्स वेबर ने अधिसत्ता के और इस अवधारणा के 8 सूत्र बताए हैं, जिन्हें कानूनी अधिसत्ता की संरचना भी कहा जाता है, अथवा उन्हें हम तार्किक नौकरशाही के 8 लक्षण भी कह सकते हैं। नंबर 1 इज दैट कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, अर्थात निरंतरता और नियमितता। संगठन के अंतर्गत कार्मिकों के द्वारा निरंतरता और नियमितता के आधार पर कार्य किए जाते हैं। नंबर 2 इज दैट फंक्शनली डिवीजन, कार्मिकों के सभी कार्यों का प्रकार्यात्मक विभाजन किया जाता है, कार्य और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। नंबर 3 इज ट्रेन्ड पर्सनल, सभी कार्मिकों के पदों का इस तरह से विभाजन किया जाता है कि प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही यह कार्य किया जाए। नंबर 3 इज हायरार्की ऑफ पोस्ट, पदों का पद सोपानी ढांचा जो कि मिस्र के पिरामिड की तरह सीढ़ी नुमा होना चाहिए। इसके बारे में आगे ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज में भी परिचर्चा करेंगे। प्रशिक्षित कार्मिकों का मतलब पेशेवर जो कार्मिक हैं उन कार्मिकों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। और नंबर 5 इज पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज, संगठन के संसाधनों का व्यक्तिगत या निजी और सदस्य के रूप में स्पष्ट विभाजन होता है। नेक्स्ट है नॉट प्रेज, प्रशंसा नहीं। इसका मतलब है कार्यालय धारक अपने कार्यालय की सराहना या प्रशंसा नहीं कर सकता। इसका मतलब है ऑफिसर खुद की और ऑफिसर्स अपने सबॉर्डिनेट की किसी भी कीमत पर प्रेज, प्रशंसा नहीं करेंगे। सेकेंड लास्ट, रिटन डॉक्यूमेंट्स, प्रशासन लिखित दस्तावेजों के आधार पर, नियमों के आधार पर संचालित होता है और यह ट्रेंड्स सभी कार्यालयों को आधुनिक संगठन का हब, केंद्र बनाता है। और लास्ट में है पर्सनल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैधानिक अधिसत्ता प्रणाली के अनेक प्रकार हो सकते हैं, स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन यह प्योर स्वरूप में नौकरशाही प्रशासनिक कार्मिकों में ही दिखाई देती है। इसका मतलब है कि जो प्रशासनिक कार्यालय होता है उसके कर्मचारी ही नौकरशाही का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य संगठनों के कर्मचारियों को इसमें कर्मचारियों को वेबर शामिल नहीं करता है। और अब आज का लास्ट टॉपिक है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबेरियन आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप वाली नौकरशाही की विशेषताएं। Weber described the main features of bureaucracy in his book, The Theory of Economic and Social Organization or Economy and Society in 1922 AD as per Martin Albro। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की अपनी आदर्श प्रारूप वाली नौकरशाही की या वेबेरियन प्रतिमान वाली नौकरशाही की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं। इन विशेषताओं, लक्षणों का उल्लेख वेबर की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन अथवा इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंतर्गत किया गया है। और इन विशेषताओं का क्लेरिफिकेशन वेबर के जीवनी लेखक मार्टिन एल्ब्रो के द्वारा किया गया है। मार्टिन एल्ब्रो ने मैक्स वेबर के द्वारा अभिव्यक्त की गई ब्यूरोक्रेसी की 10 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं। इनमें पहली विशेषता है डेस्क एंड ड्यूटीज। इसका मतलब है सभी कार्मिक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और उनका मूल्यांकन केवल उनके कार्यालय के द्वारा प्रदत्त दायित्वों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। अर्थात यह कार्यालय और कर्तव्य से जुड़ी हुई अवधारणा है।
व्यक्तिगत रूप से या निजी स्वरूप में उसका कोई भी इवैल्यूएशन नहीं करेगा। सेकेंड इज दैट हायरार्की। नौकरशाही या मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप वाली नौकरशाही अधिकारियों के पदानुक्रम की व्यवस्था से संबंधित होती है। इसका मतलब है कि पद सीढ़ी नुमा आकार में होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। नंबर थर्ड इज दैट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब है सभी अधिकारियों के कार्य स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होते हैं, अर्थात कार्य, फंक्शन, सत्ता, अथॉरिटी और उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर डिवीजन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। इसका मतलब है कि अधिकारियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती है जिसके साथ टर्म और कंडीशन जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑन मेरिट बेसिस। अधिकारियों का चयन पेशेवर योग्यता के आधार पर किया जाता है। ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आदर्श प्रारूप से परीक्षा के माध्यम से ही ऐसे कार्मिकों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट सैलरी, पेंशन, डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशन और टर्मिनेट। ऐसे पदाधिकारियों को कार्य के बदले वेतन मिलता है। सामान्यतः उनको पेंशन का अधिकार भी दिया जाता है। उनके वेतन में बढ़ोतरी पद के अनुसार होती है। वे हमेशा ड्यूटी पर होते हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे कार्मिकों को टर्मिनेट अथवा बर्खास्त भी किया जा सकता है अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। एंड देन पोस्ट इज ए जॉब। कार्मिकों का नौकरशाही के रूप में जो पद होता है वह उनके लिए एकमात्र आजीविका होता है। उसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, आजीविका का साधन कहेंगे। एंड देन कैरियर एडवांसमेंट एंड प्रमोशन ऑन मेरिट एंड सीनियरिटी। वेबर का ये कहना है कि नौकरशाही के अंतर्गत कार्मिकों को अपने कैरियर उन्नति के असीमित अवसर मिलते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो आगे से आगे बढ़ सकते हैं, आगे से आगे पदों पर जा सकते हैं, राज्य की शक्ति को धारण कर सकते हैं। वो पदोन्नति के रूप में चीफ सेक्रेटरी, जिसको हम मुख्यमंत्री का हाथ या आँख या राज्य का आँख कान नाक के रूप से भी जानते हैं, अर्थात वह राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। और इसी तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता है। ऐसे कार्मिकों का प्रमोशन या तो मेरिट के बेसिस पर होता है अथवा ऐसे पर्सनल का जो प्रमोशन होता है वो वरिष्ठता के क्रम में सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर किया जाता है। एंड द सेकंड लास्ट इज नॉट प्रेज। किसी भी कीमत पर ऐसे कार्मिकों को खुद की प्रशंसा नहीं करनी होती है और वो अपने अधीनस्थ कार्मिकों की भी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट फीचर इज दैट इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी सिस्टम। वेबर के अनुसार यह नौकरशाही एक एकीकृत नियंत्रण और अनुशासनात्मक प्रणाली होती है। यह मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप वाली 10 विशेषताएं मार्टिन एल्ब्रो ने अभिव्यक्त की हैं। यद्यपि वास्तविकता यह है कि मैक्स वेबर की ऐसी आदर्श नौकरशाही आधुनिक दुनिया में व्यवहारिक स्वरूप में नहीं पाई जाती है, फिर भी मैक्स वेबर की इस नौकरशाही के पार्शियल मेरिट्स को हम डेवलप्ड सोसाइटी की ब्यूरोक्रेसी में देख सकते हैं। और इसी टॉपिक के साथ इन्हीं विशेषताओं के साथ आज का टॉपिक ख़त्म हुआ और कल हम फिर मिलेंगे पीपीटी के लिए। और टुमारो हमारा टॉपिक होगा द लिमिट्स ऑन ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर कौन सी सीमाएं बताई हैं। तो आज का मेरा व्याख्यान आपको कैसा लगा, इस संदर्भ में आप अपने सुझाव मुझे मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, कॉल करके अथवा मेरी ईमेल आईडी जो फर्स्ट पीपीटी स्लाइड पर दी गई है मेल कर सकते हैं। थैंक यू।